हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस सेशन ऑफ क्विक विद्या। आज है 17 जून, तो चलिए आज के करंट अफेयर सेशन को शुरू करते हैं। देखो, पहला टॉपिक है बोको हरम के बारे में। ठीक है, बोको हरम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, देखो नाइजीरिया इज फेसिंग अ रिन्यूड वेव ऑफ वायलेंस फ्रॉम बोको हरम। ठीक है, बोको हरम वापस से नाइजीरिया में वायलेंस क्रिएट कर रहा है। ओके, बोको हरम इज अ टेररिस्ट ग्रुप एक्टिव इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ओके, नाइजीरिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बोको हरम एक्टिव है। ओके, देखो, डिस्पाइट ईयर्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, बोको हरम कंटिन्यूज टू थ्रेटन नाइजीरियाज नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, बोको हरम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो वायलेंस क्रिएट करता है। ठीक है, बोको हरम अभी भी कई सारे ऑपरेशंस नाइजीरिया में किए गए बोको हरम को रोकने के लिए, लेकिन अभी भी बोको हरम एक्टिव है और नेशनल सिक्योरिटी, नाइजीरिया के नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहा है। ठीक है, लीडिंग टू सिविलियन डेथ्स, इसके वजह से सिविलियंस में डेथ्स हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, लोग जगह को छोड़कर जा रहे हैं और रीजनल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो रखा है वहाँ पर। ठीक है, नाइजीरिया में। What is Boko Haram? Boko Haram is a terrorist group based in Nigeria, found in 2002 by मोहम्मद यूसुफ। ठीक है, 2002 में बोको हरम को क्रिएट किया गया था बाय मोहम्मद यूसुफ। ठीक है, द नेम बोको हरम मीन्स वेस्टर्न एजुकेशन इज फॉरबिडन इन द लोकल हौजा लैंग्वेज। ठीक है, बोको हरम का मतलब कि वेस्टर्न एजुकेशन इज प्रोहिबिटेड इन दैट प्लेस। ठीक है, बोको हरम जो टेररिस्ट ग्रुप है वो लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन से इन्फ्लुएंस होने नहीं देना चाहता है। ठीक है, द ग्रुप अपोजेस वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन, डेमोक्रेसी एंड सेक्युलर गवर्नेंस। इट वॉन्ट्स टू क्रिएट अ इस्लामिक स्टेट रूल्ड बाय शरिया लॉ। वो चाहता है कि वहां पर डेमोक्रेसी ना हो, वहां पर रूल हो शरिया लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो भी चीजें चले शरिया लॉ के अकॉर्डिंग चले। ओके, देखो, एवरीथिंग इज फाइन। या अब देखो इसकी शुरुआत कैसे और कब हुई थी। ठीक है, हाउ डिड इट बिगिन? बोको हरम स्टार्टेड एज अ रिलीजियस मूवमेंट इन द मिड 19 में 90s में रिलीजियस मूवमेंट की तरह बोको हरम को शुरू किया गया था, गेनिंग स्ट्रेंथ इन द अर्ली 2000। ठीक है, इसको स्ट्रेंथ मिल गया, फेमस हो गया 2000 के अर्ली में। ओके, इट वाज अ पार्ट ऑफ रिएक्शन टू पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन नॉर्दर्न नाइजीरिया। ठीक है, ये रिएक्शन था, ये बोको हरम एग्जिस्टेंस में कैसे आया, क्योंकि नाइजीरिया में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट था, बेसिकली नॉर्दर्न नाइजीरिया में। तो ये ऑर्गेनाइजेशन फेमस होता चला गया। ठीक है, क्योंकि ये पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इश्यूज को रेस कर रहा था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे नेग्लेक्ट कर दिया था उस वक्त। हिस्टोरिकल एंगर आफ्टर बाई बियाफ्रान सिविल वॉर विच किल्ड ओवर 2 मिलियन पीपल। ठीक है, एक सिविल वॉर हुआ वहां पे, बियाफ्रान सिविल वॉर, उसके बाद ये नोटिस में आया। ओके, इनिशियली नॉन वायलेंट, इट टर्न्ड मिलिटेंट आफ्टर 2009 फॉलोइंग अ गवर्नमेंट क्रैकडाउन इन विच देयर लीडर मोहम्मद यूसुफ वॉज किल्ड। पहले पहले तो ये नॉन वायलेंट था, ठीक है, लेकिन 2009 में ये मिलिटेंट का रूप ले लेता है। ठीक है, लोग बंदूक उठा लेते हैं और सड़क पर उतर आते हैं। तो जिसने फाउंड किया, मोहम्मद यूसुफ ने बनाया बोको हरम को, और मोहम्मद यूसुफ ही इसमें मर गए थे। ओके, देखो अब ये कहाँ पर ऑपरेट करता है? ठीक है, नाइजीरिया में ही करता है, नॉर्थ ईस्टर्न नाइजीरिया, स्पेशली इन बोर्नो, योब एंड अडामावा। ठीक है, नाइजीरिया देखो यहाँ पर है नाइजीरिया। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न नाइजीरिया मतलब कि कुछ यहाँ पर होगा ये जगह। ठीक है, ओके, यहाँ पर होगा। ऑल्सो एक्टिव इन नियर बाई कंट्रीज। इसके नियर बाई कंट्रीज क्या हो गए? चाद हो गए, नाइगर हो गए, कैमरून हो गए। ठीक है, ओके, इन तीनों में ये एक्टिव है। ओके, अब ये करते क्या है? व्हाट डू दे डू? बोको हरम अभी क्या क्या कर देता है? बॉम्बिंग कर देता है, मास किडनैपिंग कर लेता है। चिकबुक स्कूल गर्ल्स इन 2014 मास किडनैपिंग कर दिया था इन्होंने। किलिंग ऑफ सिविलियंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियंस को भी ये लोग मार देते हैं। ठीक है, दे ऑफन टारगेट स्कूल्स को टारगेट करते हैं, चर्चेस को टारगेट करते हैं, मॉस्क्स को टारगेट करते हैं और मार्केट्स को भी टारगेट करते हैं ये। ओके, अब देखो इसके काउंटर इंसर्जेंसी एफर्ट्स क्या चलाए गए। ठीक है, नाइजीरिया गवर्नमेंट हैज लॉन्च मिलिट्री ऑपरेशंस एंड डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन अफेक्टेड स्टेट्स। ठीक है, स्टेट ऑफ इमरजेंसी वहां पे डिक्लेयर कर दिया नाइजीरिया गवर्नमेंट ने। रीजनल टास्क फोर्स इंक्लूडिंग नाइजर, चाद एंड कैमरून ऑल्सो फाइट्स बोको हरम। जो नियर बाई कंट्रीज है ये लोग भी बोको हरम से लड़ रहे हैं। ठीक है, इन रिसेंट ईयर्स द ग्रुप स्प्लिट इनटू 2 फैक्शंस। ओके, बोको हरम भी 2 ग्रुप्स में स्प्लिट हो गया कुछ सालों में। वन लॉयल टू इस्लामिक स्टेट नोन एज ISWAP, इस्लामिक स्टेट इन वेस्ट अफ्रीकन प्रोविंस। ठीक है, द ओरिजिनल ग्रुप इज स्टिल कॉल्ड बोको हरम। ठीक है, ओरिजिनल ग्रुप इज स्टिल कॉल्ड बोको हरम। ठीक है, IS।
ठीक है, एक IS में स्प्लिट हो गया और एक स्टिल उसका नाम है बोको हरम, ठीक है, बोको हरम। ओके, अब देखो ग्लोबल कंसर्न क्या है, ठीक है। बोको हरम इज कंसिडर्ड वन ऑफ द डेडलीस्ट टेररिस्ट ग्रुप इन द वर्ल्ड, ठीक है। बॉम्बिंग कर देते हैं, मास किडनैपिंग कर देते हैं, किलिंग कर देते हैं, सिविलियंस को मार देते हैं। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और ये वहाँ के गवर्नमेंट मिलिट्री फोर्सेस को ही मार देता है, ठीक है। द यूनाइटेड नेशंस, अफ्रीकन यूनियन एंड अदर कंट्रीज सपोर्ट एफर्ट्स टू वीकन द ग्रुप, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस, अफ्रीकन यूनियन, ये लोग भी बोको हरम को खत्म करने की बात करते हैं। द वायलेंस हैज़ क्रिएटेड अ मेजर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस विथ मिलियंस डिस्प्लेस्ड इन नीड ऑफ एड। बहुत लोग इसके वजह से जगह को छोड़कर जा चुके हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वाई बोको हरम इज़ अ ग्लोबल इशू नाउ। देखो नाइजीरिया के बारे में देख लेते हैं। नाइजीरिया क्या है? वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। नाइगर से बॉर्डर शेयर करता है, चाद से शेयर करता है, कैमरून से शेयर करता है, बेनिन से भी शेयर करता है एंड गल्फ ऑफ गुइना से भी करता है। लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन अफ्रीका, ठीक है, 6th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। नाइजीरिया का पॉपुलेशन अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और ये वर्ल्ड के 6th लार्जेस्ट पॉपुलेशन में आता है। गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन इन 1960, ठीक है, ये ब्रिटेन की भी कॉलोनी रह चुकी है। ओके, कैपिटल इसका अबूजा है। रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल एंड गैस, ठीक है। फेसेस चैलेंजेस लाइक एथनिक एंड रिलीजियस डिविजन्स, करप्शन एंड पॉवर्टी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स वहाँ पर हैं, ठीक है। एथनिक डिवीजन भी है वहाँ पर, करप्शन भी है वहाँ पर, पॉवर्टी भी है वहाँ पर, पॉपुलेशन भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और बोको हरम जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर, ठीक है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ ग्लोबल इशू। देखो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ने 2024 का रिपोर्ट निकाला है ऑन इंडियन फॉरेस्ट, ठीक है। देखो द ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच 2024 रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट WRI हैज रेज्ड कंसर्न्स ओवर इंडियाज कंटिन्यूड डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ठीक है, फ्रॉम 2001 से 2024, ठीक है। ये क्या निकाला है रिपोर्ट? ये रिपोर्ट निकाला है कि इंडिया में कितने डिफॉरेस्टेशन हुए, कितने पेड़ कटे, कितने डिफॉरेस्टेशन हुए, कितने फॉरेस्ट को डिग्रेड किया गया फ्रॉम 2001 टू 2024। ओके, इट प्रोवाइड्स डिटेल्ड डेटा ऑन ट्री कवर लॉस, कार्बन एमिशंस एंड द मेन कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। ये कितने ट्री कवर लॉस हुए हैं, ठीक है, कितने डिफॉरेस्टेशन हुए हैं, कितने कार्बन एमिशंस हुए हैं, उसका डिटेल्ड रिपोर्ट निकालता है ये, ठीक है। इसको पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट निकाला है, ठीक है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट अबाउट ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, ठीक है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच इज एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म फॉर मॉनिटरिंग फॉरेस्ट इन रियल टाइम। ये फॉरेस्ट को रियल टाइम मॉनिटर करता है, ठीक है। डेवलप्ड बाय द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, अ US बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये एक US बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। uses a satellite imagery and data analytics to track deforestation, tree cover change and forest fires globally, ठीक है। सैटेलाइट इमेजरी का ये यूज़ करता है और डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करता है ट्रैक करने के लिए कि कितने ट्री कवर कैसे कैसे करके चेंज हुए। ओके, की फाइंडिंग्स फॉर इंडिया इन 2021 टू 2024, ठीक है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट। ओके, ट्री कवर लॉस कितना हुआ? इंडिया लॉस 3.1 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ ट्री कवर, 7.1% decline since 2000. This led to 1.29 gigatons of CO2 being released into the atmosphere, ठीक है। 1.29 gigatons of कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज किए गए, ठीक है। फॉरेस्ट लॉस कितना हो गया इसमें? 150,000 हेक्टेयर्स ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट इन 2024 अलोन, ठीक है। इतने फॉरेस्ट को काटे गए। ओके, दिस कॉज अराउंड 68 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, ठीक है। 2024 में अकेले 1 लाख हेक्टेयर नेचुरल फॉरेस्ट को काट दिया गया, या फिर वो डिफॉरेस्टेशन मल्टीपल रीजन से हो गए, ठीक है। इसके वजह से 68 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हुआ, ठीक है। प्राइमरी फॉरेस्ट लॉस कितना हुआ? लॉस ऑफ ह्यूमिड प्राइमरी फॉरेस्ट, ओल्ड अनटच्ड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये हुआ 17,700 हेक्टेयर लॉस्ट हुआ। 18,000, देखो इतने डिटेल्स तो आते नहीं है, ठीक है, पर फिर भी आप देख लेना एक बार, ठीक है। की फाइंडिंग्स मेन क्या है, किसने रिपोर्ट का नाम क्या है? ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, ठीक है। निकाला किसने है? वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट है, अभी लॉस हुआ है ये जानना जरूरी है, ठीक है। ट्री कवर लॉस फ्रॉम फायर कितना हुआ है? 36,200 हेक्टेयर हुआ है, ठीक है। हाईएस्ट एनुअल फायर रिलेटेड लॉस वाज इन 2008, ठीक है।
तो ये याद रखो कि 2008 में हाईएस्ट एनुअल फायर रिलेटेड लॉस हुए, ठीक है, फायर की वजह से ट्री कवर लॉस हुए। ओके, ट्री कवर गेन कितना हुआ 2000 से 2020 में? इंडिया गेन्ड 1.78 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ ट्री कवर, ठीक है, कंट्रीब्यूटेड टू 1.4% ऑफ द ग्लोबल ट्री कवर गेन। ओके, इंडिया वाज अमॉन्ग द टॉप 5 गेनर्स आफ्टर रशिया, कनाडा एंड यूएस, ठीक है। इंडिया में देखो, इंडिया में लॉसेस भी हुए लेकिन गेन भी इंडिया ने काफ़ी किया। इंडिया के टॉप 5, इंडिया टॉप 5 में आता है जिसमें फॉरेस्ट को लगाया गया, ट्री कवर्स को लगाया गया, ठीक है। रशिया पहला है, रशिया ने सबसे ज़्यादा गेन किया, उसके बाद है कनाडा, उसके बाद है यूएस एंड उसके बाद है इंडिया। ओके, देखो इंडिया में सबसे ज़्यादा लॉसेस कैसे कैसे हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के वजह से हुए हैं, लॉगिंग के वजह से हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से हुए नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। सेंट्रल इंडिया में किस वजह से हुए? माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से हुए, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स में किस वजह से हुए? रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से हुए, टूरिज्म प्रेशर की वजह से हुए और प्लांटेशंस की वजह से हुए, कॉफ़ी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन एक्सेट्रा, ठीक है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि वेस्टर्न घाट में बेसिकली जो ट्री लॉसेस हुए वो किस वजह से हुए? वो प्लांटेशंस की वजह से हुए, कॉफ़ी प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ओके, इंडिया की रैंकिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, बिटवीन 2015 टू 2020 इंडिया रैंक सेकंड इन एनुअल डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। इंडिया रैंक्ड सेकंड इन एनुअल डिफॉरेस्टेशन अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एवरेज लॉस इंडिया कितना करता है? 6,68,000 हेक्टेयर पर ईयर, ठीक है। इतना एवरेज लॉस इंडिया हर साल करता है, ठीक है। अब देखो ईरान इजराइल की कन्फ्लिक्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। एवरीथिंग इज रनिंग फाइन ना? या देखो ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट, अब देखो ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट जो है बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है, ठीक है। अभी भी वापस से कुछ चीज़ें हुई हैं, ठीक है, जिसके वजह से ये वापस से न्यूज़ में है, ठीक है। देखो रीजंस फॉर द ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट, ठीक है। ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट के पीछे बेसिक रीज़न क्या है, ठीक है। देखो अंटिल 1979 ईरान अंडर द शाह मेंटेन कॉर्डियल रिलेशंस विद इजराइल, ठीक है। 1979 तक, ठीक है, ईरान इजराइल के रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे, ठीक है। द इस्लामिक रेवोल्यूशन जो 1979 में हुआ था ट्रांसफॉर्म्ड ईरान इनटू अ थियोक्रेटिक शिया रिपब्लिक अंडर अयतुल्ला खोमेनी विच एडॉप्टेड अ स्ट्रांगली एंटी इजराइल स्टैंस, ठीक है। इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान ने एंटी इजराइल स्टांस ले लिया, ठीक है, अपने को कन्वर्ट कर लिया थियोक्रेटिक शिया रिपब्लिक में, ठीक है, बिलीफ सिस्टम। ओके, Iran's official rhetoric has since included calls for the elimination of the Zionist regime, which Israel perceives as an existential threat, ठीक है। ईरान कहता है कि जियोनिस्ट रेजिम को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देना चाहिए, ठीक है, तो जिसके अगेंस्ट में है इसराइल। ओके, रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन, ईरान देखो ईरान इज अ शिया इस्लामिक स्टेट, ठीक है, इसराइल इज अ ज्यूइश स्टेट, ठीक है, एंड दिस फंडामेंटल सिविलाइजेशन एंड आइडियोलॉजिकल डिवाइड सस्टेन्स लॉन्ग टर्म एनोमेसिटी एंड डिस्ट्रस्ट, ठीक है। हमें क्या समझना है अभी कि ईरान जो है वो शिया इस्लामिक स्टेट है और इसराइल क्या है? इसराइल ज्यूइश स्टेट है। ओके, तो कब चीज़ें बदलनी शुरू हुई ईरान इसराइल के बीच में? इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद। इस्लामिक रेवोल्यूशन कब आया? 1979 में आया, ठीक है। उसमें क्या कर दिया गया था? ईरान को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था थियोक्रेटिक शिया रिपब्लिक में। ओके, देखो सपोर्ट फॉर एंटी इजराइल प्रॉक्सीज, ईरान इज अ मेन पैट्रन ऑफ, ठीक है, ईरान किसको किसको सपोर्ट करता है? हिजबुल्ला को सपोर्ट करता है लेबनान में, ठीक है, हमास और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद इन गाजा इसको भी सपोर्ट करता है, शिया मिलिटेंट्स इन इराक एंड सीरिया, ठीक है, इसको भी ईरान सपोर्ट करता है। अब देखो दीज ग्रुप्स हैव कंडक्टेड मल्टीपल अटैक्स ऑन इसराइल, ठीक है, इसको सपोर्ट करता है इन तीनों को, तो इन तीनों ने मिलकर अटैक किया है कि भाई हमारे पास जहाँ से सपोर्ट आ रहा है, जहाँ से फाइनेंशियल सपोर्ट आ रहा है और तरह तरह के सपोर्ट आ रहे हैं, तो उसका दुश्मन हमारा दुश्मन, तो वो समझ के ये इसराइल पे मल्टीपल अटैक्स कर रहे हैं, हिजबुल्ला, हमास, शिया मिलिटेंट्स, ठीक है। इसराइल सीज देम एज ईरान्स एक्सटेंडेड आर्म यूज्ड टू एनसर्कल एंड डिस्टेबलाइज इट वाया एसिमेट्रिक वॉरफेयर,
तो ये कॉमन सी बात है, इसराइल उन्हें समझता है कि ये एक्सटेंडेड आर्म है, हिजबुल्लाह हो गया, हमास हो गया, शिया हो गया, ये इसराइल कहता है कि ये ईरान के ही एक्सटेंडेड आर्म्स है। ओके, द ऑनगोइंग हमास इसराइल क्लैशेस इन गाजा आर व्यूड एज पार्ट ऑफ द प्रॉक्सी वॉर फ्रेमवर्क। ठीक है, अभी जो हमास, ठीक है, ओके, अभी जो हमास और इसराइल के बीच में इश्यूज चल रहे हैं, दैट इशू इज बेसिकली इसराइल किससे लड़ रहा है? विद एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ ईरान ओनली। ठीक है, ईरान ही फाइनेंशियल सपोर्ट एंड सारे सपोर्ट्स, दूसरे तरह के सपोर्ट हमास को देता है गाजा में। ओके, देखो अब देखो न्यूक्लियर कंसर्न्स भी है कुछ चीजें। देखो, इसराइल व्यूज ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम एज डायरेक्ट स्ट्रैटेजिक थ्रेट, स्पेशली विद ईरान्स एनरिचिंग यूरेनियम बियॉन्ड JCPOA लिमिट्स। ठीक है, एक लिमिट सेट की गई थी कि इससे ज़्यादा आप न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करोगे। ठीक है, पर ईरान अभी भी ये कर रहा है। ठीक है, JCPOA एक बार देख लेते हैं, व्हाट इज इट। ओके, JCPOA, JCPOA Joint Comprehensive Plan of Action, also known as Iran's Nuclear Deal or Iran Deal, is an agreement to limit the Iranian nuclear program and return to sanctions and relief to other provisions. हाँ, लिमिट लगाए गए थे कि न्यूक्लियर वेपन्स आप नहीं रखोगे। ठीक है, उसमें लिमिट रखे गए थे कि आप इतनी ही रख सकते हो। Israel fears weaponization of Iran's nuclear technology, which could shift regional balance of power. इसराइल कहता है कि हमारी तो एग्रीमेंट हो रखी है, तो आप कैसे कर रहे हो। ओके, अब देखो इसराइल ने क्या क्या एक्शंस लिए। ठीक है, ईरान अटैक करवा रहा है तो इसराइल भी तो कुछ एक्शंस लेगा ना। देखो, साइबर अटैक्स किए इसराइल ने, असैसिनेशंस ऑफ ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट किए, कांस्टेंट डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया हुआ है वेस्टर्न पावर्स पे। ठीक है, कि मत करो सपोर्ट ईरान को। अब देखो, जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक राइवलरी क्या है इसमें। ठीक है, रीजनल पावर कंपटीशन है। ठीक है, ईरान सीक्स टू बिकम द लीडर ऑफ द शिया क्रेसेंट फ्रॉम लेबनान टू यमन। ठीक है, शियाज का लीडर बनना चाहता है ईरान। ठीक है, इसराइल अटेम्प्ट्स टू लिमिट ईरान स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, और इसराइल उन्हें ईरान को बढ़ने नहीं देना चाहता है। ठीक है, सीरिया, ईरान बैक्स असाद, इसराइल कंडक्ट्स एयर स्ट्राइक टू डिस्ट्रॉय ईरानियन बेसेस। ठीक है, असाद को भी जो सीरिया में है उसे सपोर्ट करता है ईरान। ठीक है, यमन, ईरान सपोर्ट्स हुतीज। ठीक है, इसराइल कोऑपरेट्स विद द गल्फ स्टेट्स टू लिमिट ईरानियन आउटरीच। ठीक है, यमन में ईरान हुतीज को भी सपोर्ट करता है, सीरिया में असाद को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, हमास को भी सपोर्ट करता है। ओके, नॉर्मलाइजेशन एफर्ट्स लाइक अब्राहम अकॉर्ड्स फर्दर आइसोलेट ईरान। ठीक है, अब्राहम अकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग भी उसे आइसोलेट किया गया है ईरान को। अब देखो, इंडिया के ऊपर इसराइल और ईरान के कन्फ्लिक्ट्स के वजह से इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इंडिया में क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। देखो, एनर्जी सिक्योरिटी चैलेंज, अराउंड 85% ऑफ द इंडियाज क्रूड ऑयल इज इंपोर्टेड with a large portion passing through the Strait of Hormuz near ईरान। ठीक है, 85% ऑफ द इंडिया क्रूड ऑयल जो है वो बाहर से आता है। ठीक है, इंपोर्ट किया जाता है, और जो मेन जो जगह है जहाँ से वो पास होते हैं शिप्स, उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि ईरान के पास है। अब ईरान के साथ अगर कन्फ्लिक्ट हमारा हो गया तो इसके वजह से क्या होगा? ब्लॉकेट्स, वो जगह को ही ब्लॉक कर देगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देगा। स्पाइक इन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, ग्लोबल ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, फ्यूल इन्फ्लेशन एंड फिस्कल स्लिपेज हो जाएगा। ठीक है, हायर करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो दैट इज वाई हमें तो किसी भी सिचुएशन में ईरान के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं हम। ओके, इंडियन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लाइक सेंसेक्स, निफ्टी एंड रुपी में फेस वोलेटिलिटी ड्यू टू ऑयल मार्केट रिएक्शंस। ठीक है, तो इंडिया की इकोनॉमी में काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा अगर हमने ईरान से पंगा लिया। ओके, रिस्क टू ईरान डायस्पोरा। ओके, ओवर 8.9 मिलियन इंडियंस लिव इन वेस्ट एशिया। ठीक है, स्पेशली इन द गल्फ रीजन, यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान। ठीक है, 8.9 मिलियन इंडियंस गल्फ रीजन में रहते हैं। ठीक है,
अगर टेंशन्स बढ़े, राइजिंग हॉस्टिलिटीज़ कुड थ्रेटन सेफ्टी ऑफ द इंडियन वर्कर्स, वहाँ पे जो इंडियंस काम कर रहे हैं, इंडियन वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी को थ्रेट पहुँच सकता है। डिसरप्ट रेमिटेंसेज, जो बाहर से वो पैसे भेजते हैं उसमें चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। रिक्वायर इमरजेंसी इवैक्यूएशन एज डन इन कुवैत 1990 में एयरलिफ्ट ऑपरेशन किया गया था, ठीक है। अगर वैसा कोई सिचुएशन हो जाता है, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है, तो इंडिया इनिशिएट करते हैं ऑपरेशंस वहाँ से लोगों को लाने के लिए। लीबिया से भी 2011 में लाया गया था और यूक्रेन से भी 2022 में लाया गया था। अ ह्यूमैनिटेरियन और वार क्राइसिस वुड टेस्ट इंडियाज डिप्लोमैटिक एजिलिटी एंड क्राइसिस मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़, ठीक है। ये इंडिया कितना डिप्लोमेटिक तरीके से चीज़ों को हैंडल करता है। इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर इंडिया, ओके। थ्रेट टू कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अब देखो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को लेकर क्या थ्रेट है, ठीक है। देखो चाबार पोर्ट इन ईरान इज वाइटल फॉर इंडियाज एक्सेस टू सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान, ठीक है। चाबार पोर्ट जो ईरान का है वो इंडिया के एक्सेस के लिए, इंडिया के सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के एक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बारे में लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। बाई पासिंग पाकिस्तान, कन्फ्लिक्ट और सैंक्शंस कुड डिले द हॉल्ट डेवलपमेंट ऑफ द चाबार पोर्ट, ठीक है। चाबार पोर्ट अभी बन रहा है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है वो सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करने के लिए और अफगानिस्तान से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। अगर कन्फ्लिक्ट और सैंक्शंस कुछ ऐसी चीज़ें लगते हैं तो उसका डेवलपमेंट डिले हो जाएगा। INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसमें भी ये भी बनना डिले हो जाएगा, ठीक है। द न्यूली प्रपोज इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर साइंड ड्यूरिंग G20 2023 may be impacted by rising tensions and security concerns in the region, ठीक है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर ये भी इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो दैट इज़ वाई कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हमारे नहीं रुकने चाहिए। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स रहेंगे, सही से रहेगा कनेक्टिविटी दूसरे कंट्रीज़ के साथ, तो इकोनॉमी भी सही रहेगा, ठीक है। फॉर ग्रोथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि ट्रांसपोर्ट एफिशिएंट हो, ओके, ट्रांसपोर्ट एफिशिएंट हो, ठीक है। इंडिया हैज़ मेंटेन अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद बोथ इजराइल एंड ईरान। हमारे रिलेशंस दोनों के साथ ठीक है, इजराइल के साथ भी ठीक है और ईरान के साथ भी ठीक है। इजराइल के साथ हमने डिफेंस टेक में पार्टनरशिप कर रखा है, ठीक है, एग्रीकल्चर में कर रखा है, साइबर सिक्योरिटी में कर रखा है। ईरान के साथ एनर्जी सिक्योरिटी में एंड जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस में, ठीक है। एनी एस्केलेशन कुड पुट न्यू दिल्ली इनटू अ टाइट स्पॉट, ठीक है। हमें UN के वोटिंग्स में रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, ठीक है। बायलैटरल विजिट्स हम कहाँ करें कहाँ नहीं करें उस पर हमें डिस्कशंस करना पड़ेगा। डिफेंस कोऑपरेशन में चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक है। मेंटेनिंग न्यूट्रलिटी विदाउट हार्मिंग रिलेशंस ऑन आइदर साइड इज़ अ डेलिकेट एंड अ कॉम्प्लेक्स टास्क, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका हमें बहुत ध्यान रखना है और इट इज़ अ टाइट सिचुएशन फॉर इंडियाज़ डिप्लोमेसी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, ओके, सी यू टुमारो।